श्रोताओं नमस्कार। महीने का पहला सोमवार और सुबह के 8:45 और ये समय होता है आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश के महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के मासिक कार्यक्रम का। तो आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं इंस्पेक्टर कीर्ति शर्मा, जो कि एसएचओ हैं विमेन सेल गांधीनगर जम्मू में। मैडम कीर्ति, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी। आप एसएचओ हैं वुमेन सेल की जी। क्योंकि आप जानती हैं कि हमारा ये प्रोग्राम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के बारे में है, तो मैं चाहूँगा कि महिलाओं के लिए आप ये बताएं कि जो वुमेन सेल है ये क्या है, किस तरह से काम करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। जहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताऊंगी कि विमेन सेल जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं है जो हमारे बाकी टेरिटोरियल पुलिस स्टेशन होते हैं, और वहाँ पे जो क्राइम डील होता है वो विमेन सेल में नहीं होता। विमेन सेल एक सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर हम कह सकते हैं, कि वो इस चीज़ के लिए स्पेशली बनाया गया था कि कोई भी लेडी जो है वो अपनी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो कंफर्टेबल होके एक लेडी ऑफिसर के सामने बीइंग ए लेडी वो खुल के रख सकती है, ताकि उसको ये फील भी नहीं होना चाहिए कि मैं किसी पुलिस स्टेशन में बैठ के कोई बात कर रही हूँ। तो इस तरह वहाँ पे उस लेडी की सुनी भी जाती है और उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको काउंसलिंग भी दी जाती है। जी, तो ये आपका जो वुमेन सेल है ये किस तरह से काम करता है? हाउ डू यू कम टू नो कि किस महिला को क्या प्रॉब्लम है, या किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया चलती है? उसमें ऐसा होता है कि जब कोई लेडी कंप्लेन लेके आती है, चाहे वो वर्बल तौर पे आए चाहे वो रिटर्न कंप्लेन लेके आए, हम पहले उसकी सारी स्टोरी सुन लेते हैं और ये भी देखना जरूरी समझते हैं कि वो कितना पैनिक, कितनी परेशानी में आ रही है। तो सो दैट उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए हम बिठा देते हैं, पानी वानी पी ले वो, उसके बाद वो अपनी परेशानी हमसे डिस्कस करे। जहाँ तक लगता है कि अगर तो सीवियर तरह की उसके साथ कोई ब्रूटल टार्चर और हरासमेंट हो रहा है, कभी हमें फिजिकली सामने दिखता है कि मारपीट हुई है जी, तो उसमें हम ज़्यादा उसकी कहानी सुनने से पहले कि मेडिकल करवाना हम ज़रूरी समझते हैं कि इसका मेडिकल करवाया जाए। जी, कभी इंटरनल इंजरीज भी हो सकती हैं, फिजिकली इतना जो दिख रहा है, कभी इंटरनल सीवियर हो सकती है, तो हम मेडिकल पहले करवा लेते हैं। उसके बाद उसकी हम रिटर्न कंप्लेंट ले लेते हैं। कंप्लेंट के बाद जो अपनी जितनी स्टोरी वो सुनाती है तो सेकंड पार्ट को हम बुला लेते हैं। हस्बैंड हो या उसकी फैमिली के कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके वो नाम हमें बता देती है, जी, तो फिर हम उनको कॉल कर लेते हैं। जी, जहाँ तक तो उसका मेडिकल के रिलेटेड जो हमें ओपिनियन में आता है, अगर सीरियस इंजरी किसी तरह की आ रही है और लड़की उस पर कार्रवाई करवाना चाह रही है, अगर रजिस्ट्रेशन पे जाना है तो देन हम उसका FIR रजिस्टर कर देते हैं। जी, अगर वो चाहती है कि रजिस्ट्रेशन से मेरा कहीं घर टूट ना जाए, जी हाँ, तो ये जो गलती हो गई है ये इसको बैठ के समझाया जाए काउंसलिंग के थ्रू, ताकि मेरा घर सेटल हो जाए, बच्चे हैं, घर है, तो वो भी टूटना ना चाहिए। जी, तो उसके लिए फिर हम दूसरी पार्टी की जो इलाज वाली पार्टी होती है, हस्बैंड होता है, उनको हम टाइम टू टाइम काउंसलिंग पे ले लेते हैं। तो जब तक ना वो अपनी गलती एडमिट करे, कि मतलब किसी कानून में नहीं लिखा है कि लेडी पे हाथ उठाया जाए, तो अगर वो अपनी गलती एडमिट करता है कि इन फ्यूचर वो ऐसी गलती नहीं करेगा, किसी रीज़न से ये चीज़ हो चुकी, तो हम काउंसलिंग पे ही लेते हैं। जी। आप वुमेन सेल का काम देख रही हैं और आपके पास रोज ढेरों केस आते होंगे, बहुत तरह के मामले आते होंगे। ज़्यादातर आमतौर पर जम्मू में किस तरह के मामले आ रहे हैं, कि दहेज के या डोमेस्टिक वायलेंस के या छेड़छाड़ के, या किस तरह के? देखो, जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस तो है, और वो जो वायलेंस लेडीज़ के साथ हो रहा है, अर्बन लेडीज़ जो वायलेंस अपना बताती हैं वो किसी तरह का भी टार्चर है, मेंटली भी है, फिजिकली भी है। लेकिन जो रूरल में जो टार्चर है वो लेडीज़ कहीं अपने टार्चर को अपनी किस्मत समझ के बर्दाश्त कर रही हैं। जी, अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस की वहाँ कमी है, वो हम चाहते हैं। और अपने लेवल पे हम NGOs के थ्रू जो लेडीज़ हमारे पास आती हैं उनको भी हम कहते हैं, रेगुलर नहीं लेकिन आफ्टर मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स एक वहाँ पे सेमिनार टाइप, जहाँ इनको अवेयरनेस के लिए वहाँ एक कैंप लगाया जाए। वहाँ वो कई बार हम खुद भी चली जाती हूँ मैं, कि अगर वो रखते हैं कि मुझे भी कॉल कर लो, मेरी DSP मैम हैं, कभी वो भी एग्री करते हैं कि मैं फ्री हूँ, मैं भी चलूँगी। तो उन लड़कियों को, उन लेडीज़ को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि टार्चर चुप करके घर के अंदर बैठ के बर्दाश्त करना, इसको किस्मत मत मानिए, आप कहीं अप्रोच करिए। और कुछ लेडीज़ को मैंने सुनने में, मेरे ऑफिस में ही मैंने सुना कि मैम कभी तो आने के लिए किराया भी नहीं होता, आएंगे भी कैसे, हमें पता नहीं, हम पहले किसके पास जाएं। जी, तो हम उनके थ्रू और NGOs के थ्रू भी उनको अवेयर कराते हैं कि आप अपने अपने एरिया में इन लेडीज़ को थोड़ा
अवेयर करवाइए कि वो हमारे तक नहीं पहुंच सकती हैं बट आप तक पहुंच सकती हैं। जी जी जी। आप उनको अपने तक पहुंचाइए, वहाँ एरिया का कॉर्पोरेटर है, सरपंच है, कोई लेडी एनजीओज वाली है, उन तक पहुंचेंगे तो उनके थ्रू वो हम तक पहुंचे। जी, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे और इस पर और भी बात करेंगे। जैसा आपने कहा कि कुछ लेडीज होती हैं उनको पता ही नहीं होता कहाँ जाएं, क्या करें। तो अब क्योंकि आप रेडियो के माध्यम से सुनने वालों से मुखातिब हो रही हैं और विशेषकर गांव की महिलाएं आज भी बहुत रेडियो सुनती हैं और इसके बारे में जानती हैं, तो मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से आप बताएं कि अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न या ज्यादती ऐसी कोई भी चीज हो रही है तो वो कैसे आपसे संपर्क करे, किस टेलीफोन नंबर पर या कहाँ आकर। मैं इस रेडियो के माध्यम से उन सारी महिलाओं के लिए एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो लेडीज हम तक नहीं डायरेक्ट पहुंच पाती हैं और वो अपने कंसर्न, अपने एरिया, अपने गांव के कॉर्पोरेटर, लंबरदार, सरपंच, एनजीओज की जो लेडी काम कर रही है उन तक पहुंच के हमें कंसल्ट करें। और मेरा अपना नंबर 9419166882 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकती हैं और अगर नहीं तो जो उनके कंसर्निंग पुलिस स्टेशन होते हैं उनकी पीसीआर बैंड्स उनकी ग्राउंड पे होती हैं, 100 नंबर डायल करके वो कंप्लेन कर सकती हैं घर के अंदर बैठ के। तो जो हमारी पीसीआर की जो फ्लाइंग गाड़ी होती है वो इमीडिएट उन तक पहुंचेगी, तो उनके थ्रू भी वो हम तक पहुंच सकते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती और आपने स्टार्टिंग में ये भी कहा कि कुछ महिलाएं यही सोच लेती हैं कि ये हमारी किस्मत है, हमारा है ही ऐसा। जी बिल्कुल। मान लीजिए अगर आपको घर में अपने माता पिता या आपके सास ससुर या पति या कोई भी अगर आपको बात बात पर ताने देता है या हाथ उठा लेता है तो ये सारे अपराध की कैटेगरी में चीजें आती हैं। लेकिन बहुत बार हम सोचते हैं कि थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, हस्बैंड ही है, अगर हाथ उठा भी लिया तो क्या है। तो इसमें कैसे वो डिफरेंशिएट करें कि कहां तक का चीज जायज है और कहां तक का ये अपराध है या उसके ऊपर ज्यादती है उसके साथ। देखिए, हाथ उठाना तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि आप बोले कि मैंने हाथ उठा लिया कोई बात नहीं, मतलब मैं हस्बैंड हूं तो मेरा राइट है कि मैं हाथ उठाऊं, ऐसा नहीं है। और मैं लेडीज के लिए भी बोलूंगी कि हाथ उठाना जब किसी कानून में नहीं लिखा है और इसको आप बर्दाश्त भी मत करिए जी। उनका छोटे से जो वायलेशन है यही सीरियस नेचर में हो जाता है बाद में, कि जब तक आप कहीं अप्रोच नहीं करोगी या कहीं आप बताओगी नहीं, बोलोगी नहीं, इसको किस्मत मान के बर्दाश्त मत करें, इसको कहीं ना कहीं अप्रोच करें और हम तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि उनको जस्टिस मिल सके। जी, कई मामलों में ऐसा होता है कि घर से मार कुटाई होती है तो महिला तंग आकर घर से भाग निकलती है या घर छोड़कर आ जाती है, तो क्या अगर वो आपसे अप्रोच करती है तो क्या उनके ठहरने के जब तक उनका केस जो है सॉल्व ना हो जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो कहाँ ठहरेगी, कहाँ खाए पिएगी? बिल्कुल है। अगर वो लेडी हम तक पहुंचती है और अगर वो हमारे पास मायके में भी नहीं जा सकती है, कुछ लेडीज का ये प्रॉब्लम रहता है कि मायके में पेरेंट्स है नहीं है, भाई भाभी हैं, उनके पास कैसे जाऊं, अपना घर छोड़ दिया इसी वजह से, तो उस सिचुएशंस में हम उस लेडी को काउंसलिंग करने के बाद हम जैसे स्पेशल सेल हमारे वुमेन सेल में बैठता है उनसे भी काउंसलिंग दिलवाते हैं। फिर सखी सेंटर हमारा वो है जहां तक उनको हम लीगल एड्स भी दिलवा सकते हैं और 5 दिन तक तो उनका रहने का बंदोबस्त, उनका खाना पीना रहना, जब तक ना उनका कोई और रिलेशन वाला सामने आए और वो बोले कि जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता है तो वो उनके साथ सेफ कस्टडी में उनके पास रहे। जी, तो वो पूरा प्रोविजन बिल्कुल है। और आगे चल के अगर उसे कानून का सहारा लेना पड़ता है, लीगली उसको लीगली हम उनके सखी सेंटर और स्पेशल सेल के थ्रू उनको हम लायर तक भी फ्री ऑफ कास्ट वो उनको सपोर्ट करते हैं। जी मैडम, ये तो थी बात, तरह तरह के मामले आते हैं सामने और आप उनका निपटारा करती हैं या देखती हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकले। लेकिन ये भी देखने में आता है कि आजकल महिलाओं के लिए कानून बने हैं लेकिन उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी के साथ अपनी कोई पुरानी रंजिश निकालने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए, इस तरह की। तो जब आपके पास कोई महिला आती है या कोई केस आता है तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि वो सच है या नहीं है, झूठ बोल रही है, या आपको किस तरह से उसका फर्क पता चल पाता है? उसमें जब तक तो हम लेडी की बात सुन रहे हैं, वो एक बार आई 2 बार आई और वो अपनी स्टोरी सुना रही है, लेकिन हम सुनते जरूर है, पेशेंस इतनी तो रखनी पड़ती है। और सुनने के बाद जब तक ना हम दूसरी पार्टी को सुन लेंगे, वन साइडेड सुन के हम कोई डिसीजन पे नहीं जाते हैं, लेकिन स्टोरी के जहां तक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये कितना सही हो सकता है और कितना गलत, तो जरूरी हो जाता है हम दूसरी पार्टी को भी बुलाएं। जब तक ना दूसरी पार्टी अपनी साइड से कोई स्टोरी रखेगी
तो उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाते हैं, तो पता चल जाता है कि स्टोरी कितनी फेक है और कितनी ये जेन्युइन है। अब बात आती है कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, एक और मामला बड़ा संगीनता से सामने आता रहता है कि वर्क प्लेस, जो दफ्तर हैं, महिलाओं के साथ कई बार शोषण होता है। जेंट्स फोक है वो ये कहता है, मतलब किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि यू आर गर्ल्स एंड यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, या काम करने में ही उसको नहीं दी, तुम क्या करोगी, तुम लड़की हो। या शारीरिक तौर पर भी उनको एम्बेरस किया जाता है लड़कियों को, या बात करके। तो ऐसे व्यवस्था में क्या प्रावधान है ऑफिसेज के लिए खास तौर पर? जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अभी मेरे होते हुए तो ऐसा वर्क प्लेस पे किसी लेडी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, वो मेरी नॉलेज में अभी तक तो नहीं आया है। बट इन केस अगर कोई ऐसी लेडी भी आती है और अगर वो कंप्लेंट करती है, तो उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से वही कार्रवाई रहेगी जो उसकी एप्लीकेशन के कंटेंट्स बोलते हैं कि उसके साथ वर्क प्लेस पे किस तरह की हरासमेंट की जा रही है। तो हम अंडर रूल जो प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होगी, वो हम जिसके नाम से वो कंप्लेंट करती है उनको कॉल किया जाता है। मैं आपको एक ये बताना चाहूँगी कि आज के टाइम में जो भी लेडीज़ वर्किंग है और वो प्राइवेट कर रही है, कॉर्पोरेट में कर रही है या सरकारी नौकरी कर रही है, उनके वर्क प्लेस पे अगर किसी तरह की कोई भी हरासमेंट, फिजिकली मेंटली अगर वो हरास हो रही है, तो वहाँ उनके इंटरनल ऑफिस में भी हर जगह एक कमेटी जो है वो बनाई गई होती है कि वो वहाँ अप्रोच भी कर सकती है और कंप्लेंट भी कर सकती है। उसका प्रावधान जो है, उसका सल्यूशन उस कंप्लेंट का, उस लेडी का उसी ऑफिस में किया जाता है, उनकी सुनवाई भी होती है। मीनवाइल अगर वो हम तक भी अप्रोच करती है, हम उसको अंडर रूल जो भी उसकी कार्रवाई होती है वो हम अपने तरीके से करते हैं। ये तो बात थी कि महिलाओं के साथ जो गलत कुछ होता है और उसका किस तरह से आप निपटारा करती हैं। अब बात आती है हमारे समाज की। अगर हम भारतीय समाज को देखें तो हम शुरू से ही बच्चियों को देवी मानते हैं। बिल्कुल। हमारे ही समाज में कहा जाता है कि पुरुष और महिला जो हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक रथ के दो पहिए हैं, जिनको बराबरी से एक जैसा होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता। आज की डेट में भी महिलाओं के साथ वो भेदभाव जो है वो बढ़ता जाता है। उनको घर के कामों में, घर के फैसले लेने में उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता कि उनको लगता है कि बड़े बड़े फैसले जो हैं जेंट्स ने ही लेने हैं। तो मैं आपसे, आप एक महिला हैं, के बच्चे हैं, आप भी किसी की बच्ची थी, तो महिलाओं के आत्मविश्वास जगाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए माता पिता का क्या फर्ज बनता है कि वो बचपन से ही उनको कैसा माहौल दें ताकि ये नौबत ही ना आए कि बच्चियां हैरास हों या ससुराल वाले उनको प्रताड़ित करें या वो आत्मनिर्भर ना हो? देखिए, यहाँ तो मैं कहूँगी कि जब ये बात सही है कि हम एक साइड तो नारी को भी देवी मानते हैं, बच्चियों को हम देवी के रूप में पूजना करते हैं, लेकिन जब वो एक बेटी से बहू बनती है तो उस रिश्ते तक जब वो पहुंचती है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जी। लेकिन हमें अपनी बेटियों को उस तरह की शिक्षा और संस्कार दे के उसको ग्रो करना है कि वो आने वाली सिचुएशन को, जो इन लॉज में या किसी हर एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो उसको फेस करना पड़े, उसके लिए हमने उसको बचपन से ही तैयार करना है। उसके लिए उसकी एक अच्छी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ एक अच्छे संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। और अपनी आफ्टर मैरिज उसके जो रिलेशंस हैं, हस्बैंड के अलावा हस्बैंड के पेरेंट्स जो हैं, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उनको जब रिस्पेक्ट करेगी तो उतनी ही रिस्पेक्ट उसको रिटर्न उसके अपने माँ बाप के लिए उसके हस्बैंड के साइड से मिलेगी। तो हमने उन बच्चियों को एक तो इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि उनको किसी के पे डिपेंड होना ही ना पड़े, ना तो फाइनेंशियली और ना ही किसी का सपोर्ट लेके वो अपने इन-लॉज में चले, और ना ही किसी तरह का उसको हरासमेंट, टार्चर बर्दाश्त करना पड़े कि उसको फेस करने के लिए किसी ना किसी का डोर नॉक करना पड़े कि मैं कहीं जाके अप्रोच करूं और वहां से मुझे जस्टिस मिले। बट अगर इन केस जब हो ही जाता है तो उसके लिए हमारा जो पुलिस स्टेशन है, विमेन सेल है, उनसे वो वंचित भी ना रहे कि वहां तक वो अप्रोच भी ना करे। फिर हमारा बैठने का कोई फायदा नहीं है अगर हम उसको जस्टिस ना दे सकें। जी, किसी भी प्रकार का भेदभाव ये एक अपराध है, और साथ ही साथ जुल्म करने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना जुल्म सहने वाला। तो अगर आपके साथ कोई गलत होता है, ज्यादती होती है, तो आप संपर्क कीजिए वुमेन सेल के साथ। किसी लेडी को किसी भी क्षेत्र में, किसी एरिया में भी उसको किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो लेडी है तो वो 100 नंबर डायल करके अप्रोच कर सकती है। इंस्पेक्टर कीर्ति शर्मा, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए और ढेर सारी जानकारी उन्हें दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ थैंक यू।